खतरनाक तरीन इन जानवर जिसके मुंह और हाथों पर मुंह लगा हुआ था। उसने किसी छोटे से जानवर के जिस्म का कोई हिस्सा अपने हाथों में लिया हुआ था। उसका पूरा जिस्म सफेद था, पीछे से ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी लंबा सा जानवर पहन कर खड़ा है। लेकिन पास आने के बाद पता चला कि ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक जानवर है। उसका कद किसी आम आदमी की तरह था, मगर जिस्मानी लिहाज से काफी मोटा था और बिल्कुल आम आदमियों की तरह दो पैरों पर चल रहा था। शक्ल खतरनाक तरीन सूर जैसी थी। रूह की तो जैसे सांसें थमने लगी थी। वो खतरनाक जानवर तेजी से उसकी तरफ लपका। रूह को लगा जैसे वो अपनी आखिरी सांसों के बहुत ही करीब है। बस कुछ ही देर में उसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी। वो खतरनाक तीन जानवर उसकी तरफ बढ़ने लगा और अब कुछ ही लम्हों में उस पर हमला करने वाला था। वो चीख मारती जैसे पीछे की तरफ भागने लगी। कोई उसके ऊपर से छलांग लगाता इस खतरनाक जानवर और रूह के बीच आ रुका और अपने हाथों में रखी हुई कोई चीज जानवर के गर्दन के अंदर घुसा दी। यार वो भागे यहाँ से, चले यार, प्लीज चले यहाँ से। रूह कहते हुए उसका हाथ पकड़कर पीछे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रूह के लिए समझना मुश्किल था कि वो जानवर अभी तक पीछे क्यों खड़ा है, उन पर हमला क्यों नहीं कर रहा। रूह ने जब उसे खींचने की कोशिश की तो जानवर भी 7 कदम उठा रहा था। चले यहाँ से वरना अंदर जाओ रूह, वो बिना किसी डर के बोला। लेकिन रूह ने उसे खींचना न छोड़ा। जब रूह ने जाम के हाथ पर खून लगा देखा, वह मुंह जाम का नहीं बल्कि इस खतरनाक जानवर का था। जाम के हाथ में कोई चीज थी जो उस जानवर के गर्दन के अंदर थी। वो गर्दन से निकलता हुआ खून शाम के हाथ पर गिर रहा था। शाम ने एक झटके से वो चीज उसकी गर्दन से निकालकर जानवर को दिखा मारा। वो दूर जाकर जमीन पर गिरा। खून तेजी से उसकी गर्दन से निकल रहा था। जाम चले यहाँ से, तूने सहमे हुए अंदाज में कहा। नहीं, ये जिंदा है, जब तक मैं इसे मार ना दूं नहीं जाऊंगा। जाम ने एक झटके से उसके हाथ से अपना बाजू छुपाया और फिर से जानवर की तरफ बढ़ा और फिर उसके करीब बैठकर उसको देखने लगा। वो दर्द से तड़प रहा था। जाम छोड़े उसे, चले यहाँ से, रू ने ऊंची आवाज से कहा, जबकि जाम अगले ही लम्हे अपने आप में पकड़ी हुई चीज इसके गर्दन पर जोर जोर से मारने लगा। जानवर अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहा था जिससे रू और ज्यादा डर रहे थे। जाम बस करे, वो मर चुका है। 11 से 12 बार चाकू उसके जिस्म के अंदर घुसाने के बाद भी जाम को चैन न मिला था। नहीं, रू अभी भी जिंदा है, अजीब जुनूनी अंदाज में बोला और एक बार फिर से अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। जान बस कर दे, वो वैसे भी मर जाएगा। रू ने एक बार फिर से उसके करीब आकर कहा, नहीं, उसे मरने का हक सिर्फ मुझे है। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर हमला करने की? ये तुम्हें मुझसे दूर लेकर जाने वाला था, ये तुम्हें मार देने वाला था। रू, ये मेरा मुजरिम है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। वो दीवाने की तरह कहता हुआ एक बार फिर से चाकू जानवर के जिस्म के बाहर करना शुरू कर चुका था। जे अजीब अंदाज था। अब रूह को उसे डर लगने लगा था। वो कैसे किसी की इतनी बेदर्दी से जान ले सकता है। वो उससे कुछ फासले पर उसको देखने लगी। उसके नस नस में जाम का डर गर्दिश कर रहा था। जानवर के जिस्म से हर किस्म की हरकत खत्म हो चुकी थी। यकीनन वो मार चुका था, लेकिन जाम अब तक उसे मार जा रहा था। वो हिम्मत करके उठी, उसके पास आई। जाम, अब तो मर गया, अब बस कर दे। रूह डरते हुए उसके करीब आकर बोली, मगर जाम उसकी बात सुन कर रहा था। उसने तो अपनी कार्रवाई अब तक जारी रखी थी। वो मसलसल चाकू जानवर को मारने ही जा रहा था। कहते हैं किसी मुर्दा जिस्म के अंदर से चाकू निकालने की बहुत हिम्मत चाहिए। न जाने ये हिम्मत जान में कहां से ला रहा था, लेकिन उसने यह काम अभी तक रोका नहीं था। नतीजे सब कुछ देखना रूह के जिस बात से बाहर था। जानवर मुकम्मल तौर पर खून से लत पर उसका खून पूरी से बड़ा पर गिर रहा था। वो दीवाना वार ऐसे मारे जा रहा था। रूह को उसके दीवानगी से अजीब ही खौफ आने लगा। रूह फांस उठी और अपने घर की तरफ भाग गई। जाम से दूर जाते हुए देखा, रुपा फिर से दीवानों की तरह और ज्यादा गुस्से से उसको मारने लगा। तुम मेरी रूह को मारने आए थे, मेरी रूह को मुझसे दूर करना चाहते थे। देखो क्या अंजाम हुआ, तो क्या अंजाम हुआ तुम्हारा। कोई भी मेरी रूह को मुझसे दूर करेगा, मैं उसका ऐसा ही हाल करूंगा। रूह बस मेरी है, सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी। सुना तुमने, वो चिल्लाते हुए कह रहा था और अपना काम जारी रखा। वो थोड़ी देर के बाद वापस आया तो उसके पूरे कपड़े खून से भरे हुए थे। रूह जमीन पर बैठी मसल से रो रही थी। उसका डर समझ कर उसके करीब आया। उसे रूह पर इस तरह से बाहर निकलने पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन ये वक्त गुस्सा निकालने का नहीं बल्कि रूह को इस डर से बाहर निकालने का था। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है रूह, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अपने हाथ से बहता हुआ खून साफ करते हुए शाम उसकी तरफ बढ़ा, जो बुरी तरह से डरी सहमी हुई थी। जान, आपने उससे, जान आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? तूने सहमे हुए अंदाज में शर्म का हाथ अपने से दूर हटाने की कोशिश की। रूह, मैं ऐसा नहीं करता तो वो तुम्हें मार डालता, लेकिन अब तुम्हें घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। वो जानवर अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे उस जानवर से डर नहीं लग रहा यार, मुझे आपसे डर लग रहा है। यार, आपको अंदाजा भी है आपने क्या किया उसके साथ? प्लीज मेरे पास मत आए, प्लीज मुझसे दूर रहे। रूह कहती हुई तेज से सीढ़ियां चढ़कर अंदर से दरवाजा बंद कर चुकी थी। तुम्हें मुझसे डर लग रहा है रू, मुझसे, अपने जान से? दीवाना वार अपने हाथ में लगा हुआ हूं देखता वो फिर से दरवाजे की तरफ, जो कि अंदर से बंद था, अपना सारा गुस्सा वो जानवर पर निकाल कर आया था। इसलिए रू पर गुस्सा निकाल कर उसे मजीद डरा नहीं सकता था।
मुझे सब कुछ रूह के सामने नहीं करना चाहिए था। रूह को वहां से बेचकर मुझे इस जानवर को मारना था। लेकिन अब क्या हो सकता है, आज नहीं तो कल तो तुम्हें सब कुछ पता चल ही जाएगा ना। तुम्हें वैसे भी सब कुछ पता चल जाएगा, तो फिर क्या हर बार ऐसे ही डरती रहोगी तुम्हें समझना होगा। तुम्हें समझना होगा कि मैं ऐसा हूँ और हमेशा ऐसा ही रहूंगा। और अगर तुम ऐसे ही डरती रहोगी तो कैसे गुजारा होगा हमारा। आज जानवर की मुंह पर तुम इतनी उदास हो रही हो, और जब कल तुम मेरे हाथों कई लोग मरते देखोगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम्हें इस सब के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन अगर तुमसे दूर हो तो मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताऊंगा। फिर भी पता चल गया तो मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। फिलहाल सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता और मैं कुछ भी पता नहीं चले दूंगा, अपने आप को रिलैक्स करते हुए बोला। लेकिन एक अजीब सी वहशत थी जो अंदर तक जा चुकी थी। वो सिर्फ एक जानवर था जो रूह जान ले सकता था। वो भी अभी तक नीचे सोफे पर बैठा अपने कमरे का बंद दरवाजा देख रहा था। वो उठा और बाहर गाड़ी के पास आकर अपना सामान निकाला। उसने आज रूह के लिए बहुत सारी शॉपिंग की थी, जिसकी वजह से उसे इतना वक्त लग गया। वो सारा सामान लेकर अंदर आया और वहां से अपने लिए एक सूट निकालकर अपने गंदे खून आलूदा कपड़े उतारे, बात लेकर फ्रेश होता ताकि जिसम से उस गंदे जानवर के जिसम की खून की बदबू खत्म हो। अब उसका इरादा रूह को मनाने का था। मुझसे रूठ कर गई थी, लेकिन जान को फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो उसे रूठ कर नहीं बल्कि डर कर दूर हुई है। यार मैं सबसे पहले किचन में का खाना निकाला जो कि वो अपने साथ लाया था। उसे पता था कि अब तक रूह को बहुत सख्त भूख लगी होगी। सुबह भी बहुत ही हल्का फुल्का नाश्ता किया था उसने। कमरे तक आया और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था, यानी कि जो तब से जान समझ रहा था वो उससे नाराज है, अंदर से दरवाजा लगा के बैठी है, उसकी गलत फहमी थी। वो अंदर आया तो बेड के पास जमीन पर बैठी अपने घुटनों के गिर्द हाथ बांधे घुटनों पर सड़क के साथ रो रही थी। उसके करीब आकर बैठ गया। रूह, मैं जानता हूँ मेरी जान, आज जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही गलत था। मैं भी डर गया था, लेकिन जानवर से नहीं, तुम्हें खोने से। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इधर देखो मेरी तरफ। रूने से रूह को अपनी तरफ करते हुए कहा, जो गुस्से से दोबारा मुंह फेर गई थी। तुम्हारे अलावा कोई नहीं है मेरा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता मेरा, मैं तो जीते जी मार जाता ना। जहाँ प्लीज ऐसी बातें मत करें। वो जो उसे मुंह फेर हुए दूसरी तरफ देख रही थी, उसके ऐसे बोलने पर तरफ का उसकी तरफ हुई। तो फिर क्या करूँ रो, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे बगैर सोच नहीं सकता। तो तुम्हें किसने कहा था बाहर जाने के लिए, हाँ? मना करके गया था ना, फिर क्यों गए तुम बाहर? उसे पूछने लगा। यार मुझे लगा बाहर कोई आदमी है, शायद इस तरफ रास्ता भटक गया है। मैं तो सिर्फ उसे रास्ता बताने जा रही थी। वो मासूमियत से सू सू करते हुए बोले। तुम्हें एक खतरनाक जानवर कोई आदमी लग रहा था। शाम को यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी बेवकूफ है। पीछे से तो आदमी ही लग रहा था। न जाने वो कौन सी महलूक थी। और तो और वो दो पैरों पर चल रही थी। जानवर तो चार पैरों पर चलते हैं ना। उसकी सूसू आप भी जा रही थी, जिस पर जान के डिम पर नमाया हुआ जो के जल्दी से छुपा गया। ये ना हो कि रूह मूड अब मना जाए। वैसे तुम्हें खुद यहाँ का रास्ता पता है जो इस पे जा रहे आदमी, मेरा मतलब है कि इस दो पैर वाले जानवर को बताने जा रही थी, या इंसानियत के जोश में ये बात सोची नहीं थी। जैम अब उसकी क्लास ले रहा था। ये बात मैंने वाकई इस वक्त नहीं सोची थी। उसने शर्मिंदगी से अपनी गलती कबूल की। अब भी डर लग रहा है। उसे करीब बाजू का गिरा बनाते हुए बोला। जान, आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया? मुझे उससे ज्यादा आपसे डर लग रहा था। आप क्या कर रहे थे? जान, आपको हो क्या गया था उस वक्त? अब आपको पता है, इस वक्त आप मेरे जान बिल्कुल नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और इंसान है। और वो जो उसके गुस्से और बेरहमी की वजह से उससे दूर हुई थी, उसने अपना पुराना शाम देकर फिर से उसके करीब आके उसके सीने पर सर रखकर पूछने लगे। तुम नहीं जानती रूह, वो बहुत ही खतरनाक जानवर है, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक। अगर मैं उसे ठीक से नहीं मारता तो वो हमारे लिए मजीद खतरनाक हो सकता था। उसे प्यार से अपनी बातों में फिर से ला रहा था। तुम्हें पता है, वो एक बर्फानी सूर था। वो इंसानों की तरह इसलिए चलता है क्योंकि उसकी कमर की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है, इंसानों की तरह। लेकिन मुझे ये बात समझाओ कि तुम्हें वो इंसान क्यों लगा, मतलब तुम्हें कैसे लगा कि वो इंसान है? जब अपनी हंसी छुपाए पूछने लगा। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? रूह ने रूठते हुए कहा। बिल्कुल नहीं मेरी जान, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। इतना खतरनाक जानवर जो पीछे से भी इतना बुरा लगता है। जैम को अपनी हंसी रोकना मुश्किल लग रहा था। सबसे उसका चेहरा शुरू हो रहा था। वो बुरा नहीं लग रहा था। मुझे लगा उसने कोई चैम्बर पहनना हुआ है, जैसे आम इंसान पहन कर चलते हैं। अब वहाँ होटल में कितने लोग थे जो इस तरह के जैकेट पहने हुए थे। मुझे लगा उसने सर्दी से बचने के लिए इस तरह से अपने आप को ड्रेस अप किया हुआ है। उन्होंने उसकी बात काटते हुए मुंह बनाकर कहा। वो कब से अपनी हंसी रोके जैम का चेहरा शुरू हो चुका था। मजीद अपना कहकर ना रो सका। अच्छा दफा गुरु से, जो होना था हो चुका है, अब खाना खाओ। वो हंसते हुए उसे खाने की तरफ मतवजो करने लगा। सफर की वजह से जाम काफी थका हुआ लग रहा था। वो रूह के लिए काफी सारी शॉपिंग करके लाया था। रूह को इनमें से काफी चीजें पसंद आई थी। चीजें देखते हुए एक बार फिर से वही जानवर याद आया था। शाम वापस चलते हैं,
मुझे यहाँ नहीं रहना। उसके करीब बैठते हुए बोली, बस 5 दिन और हम वापस चले जाएंगे। जान से अपने करीब करते हुए उसका सर अपने सीने पर रखा। नहीं जान, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज वापस चले, हम यहाँ नहीं रहेंगे। जान उसका डर बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था। वो अभी तक इस जानवर से डरी हुई थी, या शायद उससे। अब वह जानवर वापस नहीं आएगा। जान ने उसे समझाने की कोशिश की, जान हम अगले साल अपने बच्चे भी यहाँ पर नहीं लाएंगे। अचानक उसके कांधे से सर उठाकर मासूमियत से बोली तो जान मुस्कुराए बिना न रह सका। मेरा मतलब है, कितनी खतरनाक जगह है ना ये। उसने जाम की मुस्कुराहट को देखे बिना दोबारा से उसके सीने पर अपना सर रख दिया। हमारे बच्चे डर जाएंगे। रूह का अंदाज बिल्कुल किसी बुरी माँ की तरह था जो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकती है। ओके जान, हम यहाँ नहीं आएंगे दोबारा। आहर हमारे बच्चों का सवाल है। जाम के डिंपल गहरे हो रहे थे। जाम के कहने पर रूह ने उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखी, फिर शर्मा कर उसके सीने में सर छुपा गई। मेरा वो मतलब नहीं था, वो मन बनाई। जान, आपके हाथ में दोपहर में वो जो छड़ी थी वो कहाँ है? रूह के सवाल पर उसे देखने लगा। मेरे पास ही है, तुम जो पूछ रही हो। मैंने वैसी छड़ी किसी और के पास भी देखी है, पता नहीं किसके पास। दिखाए मुझे, वो मैं याद करने की कोशिश करो। छोड़ो यार, तुमने किसके पास देख ली? फिलहाल मेरे पास, मेरे बारे में सोचो। यामिनी से मजीद क्लिक करते हुए कहा, उससे पहले कि वो कुछ और कहती उसके लबों पर अपने होंठ रख चुका था। इस वक्त वो सिर्फ अपने और रूह के बारे में बात करना चाहता था, किसी छड़ी या चाकू के बारे में नहीं। रात का न जाने कौन सा पहर था। रूह की आंख खुल के ईशान उसके साथ गहरी नींद में था। नींद में भी उसने रूह के गिर्द इतना घेरा बनाए हुए रखा था जैसे कोई बच्चा, कोई छोटा सा बच्चा अपना कोई अजीज खिलौना अपने पास रखकर सोता है। दोपहर में भी वो काफी देर तक सोती रहती। मजीद लेटे रहना रूह को मुश्किल लगा। उठकर खिड़की की तरफ आई। दिन का मंजिल अभी उसके सामने था। दिन के बारे में सोचकर वह फिर से उसे खौफ ने उसके गिर्द हसार बना लिया था। इस जगह उसने दोपहर को वो इंसान मां जानवर देखा था। बर्फ की सफेद थी। वो घर के अंदर से सारी लाइट ऑन होने की वजह से भी बाहर काफी रोशनी लग रही थी। उसने बाहर उसी जगह पर देखा जहां दोपहर को जाम ने उस जानवर को मारा था। इस वक्त वहां उसी नस्ल के बहुत सारे जानवर थे। उसने देखा कि वो सारे जानवर वहां पर उस मुर्दा जानवर का गोश्त नोच नोच कर खा रहे हैं। कोई कैसे अपनी ही नस्ल को इस तरह खा सकता है? या अल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस नस्ल में से नहीं बनाया। लेकिन क्या हम में और इनमें कोई फर्क है? क्या हम लायक हैं अशरु मखलूकात कहलाने के? अल्लाह ने हमें अकल दिया है, शौर दिया है, सही और गलत की पहचान दी। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने ही रिश्तेदारों का खून चूस रहे हैं। खून चूसने का मतलब ये नहीं कि वो उनके साथ कोई दरिंदगी नुमा काम कर रहे हैं, बल्कि जिस तरह से उनकी दौलत को हथियाने की कोशिश करते हैं ना, उनकी लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं ना, उनकी जगह हासिल करना चाहते हैं, उनके मकाम को छीनना चाहते हैं। हाँ, कोई फर्क नहीं है हम इनमें और हम में। हमारी इस अकल और शौर रखने वाली कौम और इंसान माँ ये जानवर बिल्कुल एक जैसे हैं, पर बस इतना है कि वो अपने जैसी मुर्दा नस्ल को खाते हैं और हम इंसान जिंदा को ऐसे नोचते हैं। जॉन के लाख कहने के बावजूद भी वो ना मानते। जॉन वापस चलाया और रूह की जिद की वजह से इस वक्त वो दोनों एक पर बैठे हुए थे। शाम उससे आके पीछे की बातें कर रहा था, जबकि रूह का ध्यान सामने बैठे उस आदमी की तरफ था। शाम ने 2-3 बार उसे नोटिस किया। रूह, वो बहुत हैंडसम है क्या? जाम ने जलकर पूछा। कौन? रूह ने कहा, वो आदमी जिसे आंखें फाड़कर देख रही हो। जाम ने दांत पीस कर कहा, मुझे क्या पता होगा प्यारा, मैं तो उसके गुम में बैठे हुए डॉगी को देख रही हूँ। देखा ना कितना प्यारा है, क्यूट सा। अब तो कहते हैं कि इस मुल्क में लोग जानवर नहीं पालते। रूह ने जाम का ध्यान छोटे से कुत्ते की तरफ किया। रोज ये एयरपोर्ट है, यहाँ पर दुनिया के बहुत सारे लोग हैं, और ये कुत्ता अगर इस आदमी का है भी तो ये इस मुल्क का नहीं है। और वो छोटा सा और प्यारा सा नहीं है, बहुत तेज वाजहीन किस्म की नस्ल है ये सिर्फ देखने में छोटे होते हैं। और वो जितना क्यूट सा लग रहा है ना, बिल्कुल भी क्यूट नहीं है, बहुत ही खतरनाक है। ये सिर्फ अपने मालिक के वफादार होते हैं। या मैं तफसील से बताया, मगर रूह का उसकी तरफ पसंदगी से देखना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। रूह के प्यार पर सिर्फ उसका हक था, चाहे वो छोटा सा जानवर ही क्यों ना हो। ईरान प्लीज चाहे ना, इस आदमी से पूछे क्या वो डॉगी हमें देगा? रूह, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मैं कैसे किसी आदमी से इसका पालतू जानवर क्यों मांगने लगा? जान ने इनकार करते हुए कहा, जान आप तो कहते थे कि आप मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं। रूह को अचानक ही उसका प्यार याद आ गया। रूह, मेरी जान, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, मगर उसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि मैं लोगों से उनके कुत्ते मांगते फिरूं। और तुम्हें क्या लगता है कि वो आदमी, वो कुत्ता हंसी हर्षी तुम्हें दे देगा? बेचारे ने बहुत ही मेहनत से पाला होगा उसे। हिजाम ने बात खत्म करना चाही। कहाँ पाला है, इतना छोटा तो है वो। पाल लूंगी तो मैं, अगर आप उसको यहाँ पर ले आएंगे तो। एक बार पूछने में क्या हर्ज है? आप मेरे लिए लिपस्टिक नहीं लाए थे? रू को अचानक ही याद आ गया कि शॉपिंग की चीजों के बीच में लिपस्टिक नहीं थे। रू अब मुंह फैलाकर बैठ गई तो जान को मजबूरन उठना पड़ा। उसको आ जाता देखकर एक्साइटमेंट से चेहरा उसकी तरफ किया। बेस्ट ऑफ लक, दोनों हाथों के अंगूठे दिखाते हुए कहा, प्लीज इस आदमी को मनाकर डॉगी ले आइएगा। जयराम ने एक नजर अपनी बेवकूफ बीवी को देखा और फिर उठकर इस आदमी की तरफ चल दी। अब दुबई का डॉन लोगों से कुत्ते मांगता फिरेगा।
कैन आई टॉक टू यू सर? जान ने आदमी के करीब बैठते हुए कहा। ओ यस, व्हाट डू यू वांट टू से? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके लबो लहजे से लग रहा था कि वो उर्दू में बात कर सकता है। तुम्हारे इंडियन करेंसी में ये 1 रुपये से 1 करोड़ से ऊपर होगा। जान ने उसके हाथ में उसका कार्ड देखते हुए कहा जहाँ पे राकेश मल्होत्रा लिखा हुआ था। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम एक छोटे से कुत्ते के लिए इतने पैसे देने को तैयार हो? आदमी भी अब उसी से उसकी जुबान में बात करने लगा। हाँ, मैं तुम्हें इस कुत्ते के लिए तुम्हारे मुंह मांगी कीमत रकम देने को तैयार हूँ। अगर ये कम है तो और देने को तैयार हूँ। मुझे मेरी बीवी को ये कुत्ता तोहफे में देना है। श्याम ने उसकी गोद में एक कुत्ता देखते हुए कहा, तुम्हें पता है, मुझे इस दुनिया में बस यही एक जानवर अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरी बीवी को ये बहुत ही पसंद है। तुम मुझे ये दे दो, बदले में अपनी जिंदगी संवार लो। श्याम ने बात खत्म करना चाहिए, मौके से फायदा उठाना चाहिए। श्याम ने सोचते हुए देखा, कहा, मैं 30,000 दिरहम लूंगा। वो काफी देर सोचने के बाद बोला तो श्याम के डिम पर नम आए हुए। तुमने तो कहा मौके का फायदा उठाना चाहिए। उसका हंसा देख वो आदमी जल्दी से बोला, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। श्याम ने अपनी जेब से चेक बुक निकालते हुए कहा, थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मेरी बीवी मुझसे नाराज नहीं होगी। श्याम ने चेक साइन करते हुए कहा, या तो तुम्हारे पास पैसा बहुत है या तुम अपनी बीवी से बहुत ही प्यार करते हो। आदमी ने चेक थामते हुए कहा, अगर तुम सीधे तरीके से, मेरा मतलब है पैसे लेकर ये कुत्ता मुझे नहीं देते तो मैं तुम्हें मार कर लेकर जाता। अब तुम खुद ही अंदाजा लगा लो कि मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ। श्याम कुत्ते की रस्सी पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर गया। मुझे पता था कि आप उसे लेकर आएंगे, ये कितना प्यारा है। रूह ने उस आदमी की तरह उसे अपने गोद में बिठाते हुए कहा, रूह उसे नीचे करो। क्या कर रही हो तुम? नीचे करो, उसे जहर लगती है मुझे ये हरकतें। क्यों जहर लगती हैं? इतना प्यारा था तो है। मैं तो तुझे यहीं पे बिठाऊंगी अपने साथ। रूह ने उसके साथ खेलते हुए कहा, रूह ये वहां जाएगा जहां बाकी लोगों के जानवर बैठेंगे। उसे इस तरह से अपनी गोद में बिठाओ। बिठाना अलाउड नहीं है, ये वहां पर अकेला डर जाएगा ना। रूह ने मासूमियत से कहा, बेबी ये डॉग है, ये नहीं रहेगा। डॉग बहुत ही बहादुर होते हैं। तुम बेफिक्र उसे होकर उसे एयर होस्टेस के हवाले कर दो। जान उसकी बात सुनी बगैर ही पास खड़ी लड़की को इशारा किया, जो फौरन उसके इशारे की तकमील करते हुए कुत्ता उसकी गोद से उठा कर लेकर गई। जान वो ऐसे कैसे मुझसे पूछे बगैर लेकर गई है? उसे बुलाए वापस। रोजिदी अंदाज में कहा, बेबी अब क्या हम एक कुत्ते के लिए लड़ेंगे यहाँ पे? जान उसे देखते हुए समझाने की कोशिश की, उसे बार बार कुत्ता मत कहें, वो मेरा सोनू है। रूह ने मुंह बनाकर कहा, वाह, बेबी नाम भी रख लिया है इतना जल्दी, सोनू। जाम ने हंसते हुए कुत्ते का नाम दोहराया। जाम अपने इस आदमी को कैसे मनाया सोनू के लिए? थोड़ी देर के बाद रू सब कुछ बुलाकर उससे पूछने लगी, पैसा सबको मना लेता है बेबी? जाम ने बस इतना ही कहा। जान आपको सोनू के लिए पैसे देने पड़े, मेरी वजह से आपके पैसे जाया हो गए, किसी अहम काम में आ जाते। रू उदासी से बोली। जाम के लिए रू से ज्यादा अहम और कुछ भी नहीं था, अपनी जान भी नहीं। श्याम ने उसका हाथ अपने सीने पर रखते हुए कहा, फिर भी बहुत ज्यादा पैसे लिए होंगे ना उसने? कितने पैसे लिए उसने? 30,000। 30,000? श्याम आपने इतने पैसे क्यों दिए उसे? समझ क्या रखा है, बहुत अमीर है हम। एक बार मुझे मिल जाए, जहां से मार दूंगी उसे। एक छोटे से पप्पी की कीमत 30,000 रुपये? हद हो गई है। 30,000 में तो महीने का राशन आ जाता है घर में। तूने परेशान से कहा, जबकि श्याम शुक्र मना रहा था कि उसने 30,000 दिरहम नहीं कहा। वो इस वक्त दुबई एयरपोर्ट पर थे। यूजर पहले ही उनका इंतजार कर रहा था। श्याम वो लोग अपने आप में बहुत अपने आप ही हमें सोनू को वापस कर देंगे ना, या हमें पूछना पड़ेगा? 11.5 घंटे के बाद इस सफर में रूह ने अगर इससे कोई बात की थी तो वो उसके सोनू के बारे में ही थी। वो अपने आप ही वापस दे देंगे। याम उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ लेकर जाते हुए कहा, याम सोनू कहाँ रहेगा? हमारे साथ हमारे रूम में या फिर दूसरे रूम में? उसके साथ चलते हुए पूछने लगी, वो हमारे कमरे में क्यों रहेगा और दूसरे कमरे में भी क्यों रहेगा? अब क्या हम उसे अलग से एक बेडरूम देंगे? जाम हैरानगी से पूछ रहा था। जाम अब हम उससे यूं ही तो नहीं छोड़ सकते ना, जानवर से प्यार करना चाहिए। और ऊपर से आपने उसे इतने पैसे देकर खरीदा है उसको। इस आदमी ने तो हमें लूट लिया। अगर कभी जिंदगी में मेरे हाथ चढ़ गया ना तो अपने पैसे वापस जरूर निकलवाऊंगी। अच्छी लूट मार मचा रखी है इन लोगों ने। 30,000 किसी गरीब से पूछे, 30,000 की क्या अहमियत होती है? आपका भी अच्छा खासा नुकसान हो गया। अब वो जहां से नीचे उतरने लगे थे। रूह मेरे पास बहुत पैसा है, 30,000 दे देने से मैं गरीब नहीं हो जाऊंगा। हाँ, लेकिन तुम मेरा असासा हो, तुम्हें खो दिया तो मैं गरीब हो जाऊंगा। वो मुस्कुराया था, जबकि उसकी बात पर रूह शर्माई थी। आप बिना जाम कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं। रूह शर्माते हुए आगे बढ़े, जबकि जाम ने वो कुत्ते वाली बास्केट पकड़ी और रूह के पीछे आया। इस सफर में सबसे खास बात यह हुई थी कि रूह को डर नहीं लगा था। बस जहाज के प्रवास बढ़ते ही वे वो जाम के सीने में मुझ पा गए थे, जिसे पहले ही उनके इंतजार में था। रूह ने उसे हाथ हिलाकर अपनी तरफ मुतवज्जो किया। वो तेजी से आया, उनके हाथ पकड़ने लगा। अरे नहीं हिजर भाई, मैं उठा लेंगी। आप बताएं कैसे हैं आप और आपके घर में सब ठीक है? तूने मुस्कुराते हुए पूछा, जब उसकी बापा हिस्से के साथ जान के भी हाथ सुस्त हुए। मेरे घर वाले? वो हैरानगी से बोला। हाँ हिज्जत, तुम्हारे घर वाले। जान ने उसे आंखों से इशारा किया। हाँ,
मेरे घर वाले बिल्कुल ठीक ठाक है, सब एकदम फिट है। जिस उसका इशारा समय तो देखा। डोंट यू टेल मी कि अब उस लड़की के लिए हमें घर वाले भी पैदा करने होंगे। जिस ने चलते हुए जाम के कान में कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हाँ, जरूर। जाम एक आंख दबाते हुए मुस्कुराया, वाह, इस लड़की ने तुम्हें हंसना सिखा दिया। हिजो को खुशी हुई थी, लोगों से मांगना भी सिखा दिया है। जाम ने कुत्ते वाली टोकरी की तरफ इशारा किया तो हिजो भी मुस्कुराया। सच कहते हैं, इस दुनिया में और से ज्यादा चालाक और कोई नहीं। हिजो के साथ चलते हुए बोला, सच ही कहते हैं, लेकिन मेरी रूह तो बहुत ही मासूम है। जाम के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। अल्लाह तुम्हें खुशियां नसीब करे और तुम हमेशा ऐसे ही खुश और मुतमईन रहो। हिजो ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा था। इस खुशगवार तब्दीली से उसे भी बहुत ही खुशी हुई थी। रूह और शूनो को घर छोड़ने के बाद वो अपने ऑफिस आया था हिजर के साथ, और आते ही पहला थप्पड़ शाम के मुंह पर मारा था। ऑफिस का एक एक कोना चमका देने के बाद भी यहाँ पर बहुत ही गंद था। शाम के हिसाब से आधा घंटा है तुम्हारे पास, मुझे एक भी कोने में जरा सी भी धूल मट्टी नजर आई तो तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जाम ने जाने से पहले उसे सिर्फ सफाई का काम सौंपा था, और अब ऑफिस का हाल देखकर जाम को ये अपनी गलती लग रहा था। हाय, कितने जोर से मारा जालम ने। मुझे तो लगा था कि तुम डेविल सर का बायां बाजू हो और तुम क्या निकले, ऑफिस के पीएन। मुसुमा ने अदा से कहते हुए कहका लगाया, अरे ये सब कुछ तो यहाँ का कोई भी आदमी कर सकता है। मैं तो बस ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि किसी को बता सकूं कि शादी ये बात एक बहुत ही अच्छा हैंडसम साबित हो सकता हूँ। शाह ने मुस्कुराते हुए आंख मारी, हा हा हा, तुम आशा की बनो, शोहर बनने तुम्हारे बस में नहीं है। मुसुमा ने फिर से तर्ज किया, वैसे भी आजकल के लड़के सिर्फ आशिकी ही कर सकते हैं। वो कहकर जाने लगे जबकि शाह ने उसका हाथ पकड़ लिया। वही तो कह रहा हूँ कि आशिकी तो सब कर लेती है, हम कुछ नया करेंगे, चलो शादी करते हैं। शाम को पता नहीं था कि शाह उस रिलेशनशिप में काफी हद तक आगे बढ़ चुका था, यहाँ तक कि शाह याम से अपनी शादी के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन मुसम्मा थी जिसका कहना था कि वो सिर्फ दोस्त है, उससे बढ़कर और कुछ नहीं। देखो शाह, मैं तुम्हें पहले ही बहुत बार कह चुकी हूँ कि मैं यहाँ अपने बाबा की मौत का बदला लेने आई हूँ, शादी ब्याह करने नहीं। इसलिए बार बार एक ही बात करके मुझे एम्बेरस मत करो। उसकी बात सुनकर शाह उदास हो गया और उसकी उदासी मुसम्मा को भी अच्छी ना लगी थी। देखो शाह, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करती हूँ, लेकिन फिलहाल मेरा मकसद कुछ और है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके हाथ से अपना हाथ निकालती वहां से चली गई। उसका मतलब है मुझे ड्राइवर से जल्द बात करनी होगी। वो शार्प ही किया जिसे आसानी से बात समझ आ जाए। हाँ बोलो, क्या खबर है। इंस्पेक्टर सैम अपने घर में बैठा हुआ फोन पर बात कर रहा था। एहतियातन वो घर से बाहर निकल आया था जहाँ उसकी बेटी बाहर खेल रही थी। उसे ही खबर दूं, मुझे क्या मिलेगा। डार्लिंग, तुम चाहती क्या हो, जो मैं चाहूंगी वो मिलेगा मेरी जान। वो आवाज काफी कम रखकर उसकी बेटी तक ना पहुंचे। इतना धीरा क्यों बोल रहे हैं, ऊंची आवाज में बोलो ना। वो एक अदा से बोलती, डार्लिंग मैं काम कर रहा हूँ ना, तुम बोलो ना। मेरी जान क्या हुआ है, वो इल्तजा कर रहा था, लेकिन सारा ध्यान अंदर था। अगर अरबा सुन लेती तो अच्छा खासा हंगामा होता। पहले को लव यू लव मी, वो शायद उसकी बेबसी को एंजॉय करती। ऑफ कोर्स आई लव यू, तुम्हारे लिए तुम्हें इतना कुछ सोच रहा हूँ, मैंने तो फैसला कर लिया है। ये डेवल का केस खत्म होते ही ना मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बहुत सारी मदद करनी होगी। उसके लहजे में सिर्फ सच्चाई थी जिस पर मासूमा दिलो जान से ईमान ले आए थे। मुझे तुम पर पूरा यकीन है एहसान, और मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। अच्छा सुनो मेरी बात, खबर ये है कि विक्रम दादा इंडिया से मंडे को दुबई आ रहा है। डेवल ने उसे यहाँ पर बुलाया है, कोई राशद केस के सिलसिले में। वो लोग कोर्ट वोर्ट में बात करते हैं, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आती। मुसलमान रोशते हुए कहा, क्योंकि वो राशिद केस के बारे में कुछ नहीं जानती थी। क्या मतलब है, तुम्हारा डेवल वापस आ गया दुबई। शाम परेशान हुआ था। हाँ डेवल सर आज ही वापस आया। देखो मुसुमा, उसकी नजर से बचकर रहना, वो तुम्हें देखकर ही सब कुछ जान लेगा। वो बहुत ही चालाक है, चील की नजर रखता है, तुम्हें होशियार रहना होगा। अब तुम जाओ, इन लोगों के पास मैं फोन रख रहा हूँ। उसने सामने से इब्रा को आते हुए देखा, कहा, देख रही हूँ मैं आपको, आजकल आपका काम घर पर उठा लाते हैं, हम दोनों की तो परवाह ही नहीं है आपको। वो रूठे हुए अंदाज में बोली तो सैम मुस्कुराया, तो क्या करूं जाने मन, तुम्हें देखे बिना मेरा गुजारा नहीं है, इसलिए तो ऑफिस से जल्दी आ जाता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम दोनों को नहीं बल्कि तीनों के साथ गुजार सकूं। उसने मोहब्बत से इब्रा के बड़े हुए वजूद को देखा, जहाँ से 2 महीनों के बाद उसका दूसरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला था। मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है, लेकिन मुझे ये लड़की मुसलमान बहुत ही चालाक लगती है। मुझे लग रहा है ये बीच में कोई गड़बड़ कर रही है। हम तो चुप कर, जैन से काम की तस्वीर बताते हुए मुसलमान के बारे में बताया। जब उसकी बात सुनने के बाद शाह का चेहरा गुस्से से शुरू होने लगा था। क्यों भाई, मुसलमान बेशक क्यों है, मुझ पर नहीं। कल ये कह देना कि मैं भी गद्दारी कर रहा हूँ ड्राइवर के साथ। शाह तो भड़क क्यों उठा था। शाह आराम से, वो बात कर रहा है ना। जाम को उसका उस तरह से बीच में बोलना बिल्कुल पसंद आया था। ये मुसम्मा पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, जिस तरह से वो यहाँ पर आई है ऐसी बकवास किए जा रहा है। और मसला क्या है इससे मुझे समझ नहीं आता। हर बात में कहीं ना कहीं उसने मुसम्मा का जिक्र करना जरूरी होता है। शाह गुस्से से हिजर की तरफ देखते हुए बोला, देखो शाह, बेकार में मेरे साथ बहस मत करो, वो भी इस लड़की के लिए। हिजर को भी अच्छा खासा गुस्सा आ गया। बस बहुत हो गया,
क्या पागल की तरह दूसरे से लड़ रही हो? तुम लोग आराम से बैठ जाओ। शाम के गुस्से से कहने पर दोनों बैठ गए। आज के बाद किसी तीसरे की वजह से मैं तुम दोनों को लड़ते हुए देखा तो याद रखना कि मैं भूल जाऊंगा कि तुम दोनों मेरे लिए क्या हो। और वो लैला कहाँ है? छोड़ तो नहीं गई हमें? डेविल ने पूछा। क्यों? तुम उसे मिस कर रही हो? इसने शरारतन कहा। नहीं, अगर छोड़कर चली गई है तो दूसरी हैकर ढूंढने में वक्त लगे ना, हासी एनर्जी वेस्ट होगी, और ऊपर से पार्टी भी तो करनी होगी ना, भले टलने की खुशी में बला टलने की खुशी में। जहां बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोला था। जब उसकी बात मुकम्मल होने के बाद हिजर और शाका क्या कर बिसाता था, क्योंकि बैठ से टिक टिक की आवाज आना शुरू हो चुकी थी, और ये आवाज लैला की हाई हील्स की थी, यानी कि हमारे नसीब में पार्टीज नहीं लिखी है। मजाक का वक्त खत्म हो चुका है, जब अपने काम पर लग जाओ। हमने फोन निकालते हुए कहा और रूह का नंबर डायल करने लगा। विक्रम दादा की हाथ दरवाजा में कोई कमी ना रही, उसने जाते हुए शार्प और हिजर से कहा था। यार, रात को घर आया तो देखा कि रूह सो रही है। वो सफर से काफी थक चुकी थी। वो उसे जगाए बगैर ही उसके करीब आया, लेकिन अपने बेड पर सोनू को देखकर ठटका। अब क्या एक कुत्ता डर के बेड पर सोएगा? उसका दिल चाहे कि एक गोली मारकर अभी ये किस्सा ही तमाम कर दे, लेकिन फिलहाल ये उसके बस में नहीं था। उसके गर्दन से कुत्ते का पट्टा पकड़ा और ऊपर की तरफ लटकाया। कुत्ता उसकी तरफ लपक कर नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। साथ में दबी दबी चीखें भी निकल रही थी, जिसकी वजह से रूह मैडम की आंख खुल गई। रो, ये कुत्ता मेरे बेड पर क्या कर रहा है? वो सख्ती से बोला, जबकि हाथ अभी तक हवा में लटक रहा था कुत्ते समेत। ये कुत्ता नहीं है, इसका नाम सोनू है। रू ने याद दिलाते हुए जल्दी से लपक कर कुत्ते को पकड़ना चाहा, जबकि जान ने फेंकने वाले अंदाज में कुत्ते को उसके गोद में डाला। मेरा प्याला सोनू, चोट तो नहीं लगी? रू सोनू को टटोलते हुए बोली। नहीं लगी उसे चोट, वो चिल्लाया था। रू, अभी इस कुत्ते को निकालो मेरे कमरे से बाहर। ठीक है, जा रहे हैं हम बाहर, रू ने उठते हुए कहा, जबकि जान ने उसका हाथ पकड़ लिया। रो, तुम कहाँ जा रही हो? दूसरे कमरे में जा रही हो? और कहाँ जा रही हो? मतलब अब तुम इस कुत्ते के लिए ये कमरा छोड़ दोगी? जान को अब उस पर गुस्सा आने लगा था, तो उसे अकेले दूसरे कमरे में डर लगेगा ना? रू ने मुंह बनाकर कहा। रो, ये एक कुत्ता है, उसे बाहर निकलते हुए डर नहीं लगेगा। उसे बाहर करो इस कमरे से, और खबरदार जो तुम इस कमरे से बाहर निकली तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। फिलहाल इसे सोनू से ज्यादा रू पर गुस्सा आ रहा था, जो एक कुत्ते के लिए उसे छोड़कर जा रही थी। बाहर करो उसे, बल्कि मैं खुद करता हूँ। ये कहते ही याम आगे बढ़ा और उसका पटा पकड़कर कमरे से बाहर कर दिया। रूह भी उठकर बैठ जाने लगी। रूह, तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आई? कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा दिया है मैंने तुम्हें भी। अब इससे सच मुझ पर उस पर गुस्सा आने लगा था। यार, मैं आपके लिए खाना लेने जा रही हूँ। तुमने जो गुस्से में देखा वाकई घबरा गई थी। शुक्र है सोनू के अलावा शोर का भी ख्याल आया। वो जतलाते हुए बोला, तुमने खाना क्यों बनाया? हम बाहर जाकर कुछ खा रहे थे, इतनी थकावट होती है सफर से। जाम समझ चुका था कि उसके गुस्से की वजह से इतनी कम आवाज में बात कर रही है। आज वो बिल्कुल उस दिन की तरह बात कर रही थी जब जाम ने पहली बार उसे थप्पड़ मारे थे। जहाज, क्या मैं अपने सर को उठाकर लाई थी जो थक गई हूँ? वो फौरन ही अपने पुराने लहजे में बोली। ये उसका ये प्यारा सा अंदाज जान के जान था। अब वो पहले दिन की तरह एक दबू सी महरूमियों का शिकार एक डरी सहमी लड़की नहीं थी। बाकी लोगों से वो आज भी इस तरह से घबराती थी, लेकिन अब जान का उसे कोई डर ना था। वो जानती थी कि ये शख्स उसे दीवाने की तरह मोहब्बत करता है, उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसे यकीन था कि ये शख्स उसे कभी होश से दूर नहीं होने देगा। यही वजह थी कि अब वो उससे नहीं डरती थी, बल्कि उसे सिर्फ उससे ही डरना चाहिए था। तुम्हारे इस कुत्ते ने क्या खाया? जाम ने खाना खाते हुए पूछा। अब जाम माने ना माने, रूह के लिए उस घर का हिस्सा था। मैंने उसको सेब खिलाया था और थोड़ा खाना भी। रूह, तुमने कुत्ते को सेब खिलाया? जाम के लिए ये आज के दिन का दूसरा झटका था। पहला झटका उसे अपने ऑफिस में देख कर लगा था, जिसका निशान अब तक शार्प के मुंह पर मौजूद था। और दूसरा झटका रूह के एक ऑस्ट्रेलियन कुत्ते को सेब खिलाया था। लेकिन इस बात से जाम के गाल के टिम्पल नुमाया हुए थे। अच्छा है, इस कुत्ते से जल्दी जान छूट जाएगी। क्यों जान, कुत्ते को सेब नहीं खिलाने चाहिए? रू ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं रू, ये ऑस्ट्रेलियन कुत्ता है, उसकी अलग खुराक है। मैं बिल्डिंग के स्टूडेंट्स को कहूंगा कि वो तुम्हें ला देगा। और अगर आप भूल गए तो मैं खुद आंटी से कहूंगी। ये जो हमारे पड़ोस में रहती है ना, वो कहती है कुछ भी हो तो मुझे बताना। आप ऐसा करें कि पैसे मुझे दे दें, और सिर्फ सोने के खुराक की चीजें नहीं, हमारे लिए भी कुछ ताजा सब्जियां मंगवानी है। रू ने कहा तो शाम ने उसे अपने वॉलेट से पैसे दिरहम की सूरत में निकाल कर दिए। ये कितने पैसे हैं? रू ने नोटों को देखते हुए पूछा। ये 500 दिरहम है, श्याम ने बताया। श्याम, सिर्फ 500 से क्या आएगा? रू ने अजीब सा अंदाज में पूछा। रूह मेरी जान, लोग उससे पूरे महीने की चीजें ले आते हैं, मगर तुम और रख लो। श्याम ने हंसते हुए अपना वॉलेट निकाला और 500 दिरहम निकाल कर दिए। इनमें आ जाएगा ना? श्याम ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। हाँ शायद। रू को अभी यकीन नहीं आ रहा था कि 1000 रुपये में उनकी जरूरत की सारी चीजें आ जाएंगी।
ये मुमकिन नहीं है सर, मैं नहीं कर सकती। लैला को ड्राइवर ने अपने घर आने से मना किया हुआ था, और अगर लैला वहां नहीं जाएगी तो मैं कैसे जा सकती हूँ? मुझे तो वो सब वैसे भी किसी खाते में नहीं देते। यहाँ पर भी सिर्फ शर्त की जैसे टिकी हुई हूँ, वरना इन लोगों का मुझे अपने साथ रखने का कोई भी इरादा नहीं है। यहाँ तक कि मेरे सामने कोई बात नहीं करते और ना ही मुझे करने का कोई काम दिया है। वो हिजर तो हर वक्त ड्राइवर के कारण बढ़ता रहता है मेरे खिलाफ। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। ट्राई तो करो मनसूमा। यार तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? ओहो, या मैं इस केस के बाद अपनी सारी फैमिली छोड़ने को तैयार हूँ तुम्हारे लिए। याद रखना मसूमा, अगर आज तुमने मेरा काम नहीं किया तो आइंदा मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। सैम का लहजा अब जिस बात से आ रही था, लेकिन सैम मेरी बात सुनने की कोशिश करो, मैं उसे नहीं ला सकती बाहर। मुसुमा दासी से समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार ना था। तो मैं ये समझू कि हम आखिरी बार बात कर रही हैं मुसुमा। सैम ने उसकी दुखती हुई रग पर हाथ धरते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगी। मुसुमा ने हार मानते हुए कहा, मुझे यकीन है तुम पर ये कर लोगे। सैम फोन बंद करके दिल को हंसा था। उसे यकीन था कि मुसलमान उसका काम जरूर करेगी। वो खुद ड्राइवर के घर नहीं जा सकता था, जबकि सवाल उस छोटी सी मासूम सी बच्ची का था जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। ड्राइवर ने कहा था कि अगर सैम उसकी फैमिली तक जाएगा तो वो भी पीछे नहीं हटेगा, वरना किसी की फैमिली तक जाना ड्राइवर के असूलों के खिलाफ था। याम पिछले 5 मिनट से दरवाजे पर खड़ा रूह का इंतजार कर रहा था। जब तक रूह उसके माथे पर अपनी मोहब्बत का बोसा न दे दे, याम का दिन नहीं गुजरता था। जबकि रूह अभी तक अपने शोनू को खाना खिलाने में मसरूफ थी। रूह जल्दी करो, मुझे जाना है। याम ने दांत पीसकर आवाज दी, जी। 1 मिनट में हाथ धोकर आई तो जल्दी से बेडरूम में जाने लगी, और अगले 1 मिनट में हाथ धोकर आई जैसे वो बड़े बड़े प्यार से अपने शोनू की पीठ से हिला रहे थे। फिर रोज की तरह याम ने जुकस से अपना हक वसूल किया। रूह इस कुत्ते के साथ ना चिपकी रहा करो हर वक्त। रूह बिना दरवाजा बंद किए वापस दोनों की तरफ जाने लगी तो याम ने टोके बिना ना रह सका। याम से आए हुए अभी सिर्फ एक दिन हुआ है और आप इस तरह से कह रहे हैं? रात को भी आपने इस मासूम के साथ कितना बुरा सलूक किया। अगर आपने दोबारा उसके साथ ऐसा किया तो मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। रूह ने मुंह बनाकर धमकी दी, जो याम को बिल्कुल भी अच्छी ना लगी। इस 2 टके के कुत्ते के लिए तुम मुझसे बात नहीं करोगी? याम को अच्छा खासा गुस्सा आया था इस बात पर। वो कुत्ता नहीं है, मेरा शोनू है। वो फिर से मुंह बनाकर बोले, और तुम मेरी हो। याम ने उसके फुले हुए गाल को देते हुए कहा, नहीं हूं मैं आपकी, और ना ही मुझे आपकी बनना है। वो लाड से बोली। गाल अब भी फूले हुए थे, लेकिन अगले ही लंबे रू के बाद याम के हाथ में थे। क्या कहा तुमने? मेरी नहीं हो तुम? हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? हाँ, तुम मेरी हो। तुम होती कौन हो मेरी ना होने वाली? तुम सिर्फ मेरी हो और आखिरी सांस तक मेरी रहोगी। याम का गुस्सा हाथ से बढ़ चुका था। याम क्या कर रही हैं आप? बाल छोड़े मेरे। दर्द की शिद्दत से रूह की आंखों से आंसू निकलने लगे। किसकी हो तुम? याम का इरादा सारी हिसाब बेबाक करने का था। आपकी हूँ, छोड़े। रूह ने मुश्किल बोल पाई थी, शाबाश। आइंदा ऐसे मत बोलना, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए उसका माथा चुमका कहा और बाहर निकल गया। क्या क्या चाहिए मुझे बता दो, मैं ला देता हूँ, या तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ ला देता हूँ। शाह ने ऑफर करते हुए कहा, जब वो लैला से शॉपिंग की बात कर थी। हाँ, तुम उसी के साथ चली जाओ, मेरा कहीं जाने का कोई प्लान नहीं है, मेरा मूड बहुत ही खराब है। लैला ने नखरे दिखाते हुए कहा, लैला, इस फैशन के बारे में क्या पता चला? मैं आजकल की कुछ चीजें लेनी चाहती हूँ। अब तुमसे बेहतर फैशन को कौन फॉलो करता है? मुसलमान ने उसे अहमियत देते हुए कहा, जिस पर वो उत्तर आई थी, हाँ ठीक ही कहती हो तुम। फैशन को मुझसे बेहतर कौन जानता है? ठीक है, चलती हूँ तुम्हारे साथ, वो एहसान करने वाले अंदाज में बोली, जबकि शाफी मुंह लटकाया था। यार वो मुसम्मा को कुछ शॉपिंग करनी है, आज कोई खास काम नहीं है तो क्या मैं और वो शॉपिंग पर जाएं? हॉस्पिटल वाला दिन के बाद वो कम ही जाम से मुहत्तब होती थी। आज काफी दिनों के बाद वो उसके ऑफिस में आई थी। उसके लिए काम नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए है। याम ने बात खत्म करते हुए कहा, हम जल्दी आ जाएंगे, मैं अपने सारे काम खत्म कर चुकी हूँ, बस जस्टिस अहमद तैमूर के बेटे का अकाउंट हैक करना रह गया है, वो मैं वापस आकर करूंगी। मुझे रिफ्रेशमेंट भी चाहिए, ललन ने कहा तो याम ने उसे जाने की इजाजत दे दी। ठीक है, लेकिन मुझे अहमद तैमूर के बेटे का अकाउंट जल्द अज जल्द चाहिए। शाम से देखते हुए कहा, उसने गर्दन हाँ में हिलाई। मैं आते ही काम शुरू कर दूंगी। ये काम जस्टिस अहमद के बेटे ने नहीं किया। उसने अपने आप पर इल्जाम लिया है ताकि उसका दोस्त बच सके। जरिए कंप्यूटर पर देते हुए शार्फ को बताया, जो कब से कभी उसे और कभी स्क्रीन को घूरा था, तुम खुद को बहुत ही स्मार्ट समझते हो। और वो जो कब से जरूरी काम देख रहा था, शार्फ की बात पर उसे देखने लगा। यकीनन वो कलवल बहस अभी तक पूरा नहीं था। नहीं, मैं अपने आप को स्मार्ट नहीं समझता, बल्कि मैं स्मार्ट हूँ। इज्जत ने तेवरी चुराकर कहा और नजरें फिर से कंप्यूटर पर जमा ली। अगर इतने ही स्मार्ट हो तो बताओ, एक दीवार को एक मजदूर 10 दिन में बनाता है, और इसी दीवार को 10 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे? उसके बेफजूल और काम से हटकर सवाल पर हिजर ने उसे घूरकर देखा। फिर भी अपनी स्मार्टनेस बताने के लिए उसे इस सवाल का जवाब तो देना ही था। 1 दिन में, हिजर ने जवाब दिया। एक बार फिर से कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने लगा। इंतहाई बेवकूफ इंसान हो तुम।
अगर वो दीवार पहले से बनी हुई हो तो 10 मजदूर उसे वापस बनाएंगे ही क्यों? शार्प उसे जुबान दिखाता हुआ बाहर निकल गया, जबकि हिजर गर्दन नफी में हिलाता हुआ फिर से काम में मसरूफ हो गया। हिजर अक्सर शार्प की बचकाना बातें कोई ऐसे ही नजरअंदाज कर देता था, लेकिन शार्प बदला जरूर लेता था उससे। हिजर के लिए यही सब लोग उसकी फैमिली थे। जार्म, शार्प, लैला। हाँ, लैला जिसे वो बहुत ही प्यार करता था। लैला, क्यों ना हम उससे भी फिर साथ ले चले? सुमन ने घर में बैठते हुए कहा। किससे? लैला ने सोचा शायद वो शार्प का नाम लेगी। अरे वो डेवल सर की बीवी, और किसे? और उसे भी तो पता चले कि तुम मुझसे बेहतर हो। मेरा मतलब है वो अपने आप को शायद दुनिया की सबसे हसीन लड़की समझ रही होगी, क्योंकि डॉन ने उससे शादी कर ली है। जबकि इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि वो तुमसे ज्यादा हसीन नहीं है। क्या प्लान कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रही? क्या समझ हो तुम मुझे? लैला ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, जहाँ एक रंग आ रहा था और दूसरा जा रहा था। तुम मुझे जलील करवाना चाहती हो उस लड़की के सामने, ताकि बार बार वो मुझे ये कहे कि डबल उसका है और मैं उस लड़की से जलूं? ललन ने कहा तो मुसुमा की उड़ी हुई रंगत एकदम से वापस लौटी। शुक्र है वो नहीं समझी थी कि मुसुमा आहर क्या कर रही थी। हरगिज नहीं। मैं बस लड़की पर यह जाहिर करना चाहती हूँ कि वो डबल साइड के लायक नहीं है। डबल साइड का जोड़ तुमसे बनता है। मेरा मतलब है वो खुद कितनी हसीन है, उनकी जोड़ तुम्हारे साथ अच्छी लगती है, इस रूह के साथ नहीं। मेरा ख्याल है हमें इस लड़की को इस बात का एहसास दिलाना चाहिए। वैसे हयाल बुरा नहीं है। लैला ने उसकी बात काटते हुए कहा तो वो मुस्कुराई। डेविल साहब से तो इजाजत लेनी पड़ेगी। मुसुमन ने कहा, नहीं, उसे मैं संभाल लूंगी, पहले मुझे संभाल लेते हैं। लैला ने गाड़ी स्टार्ट तो करते हुए कहा, जबकि मुसुमा अब चोरी चोरी सैम को मैसेज करने में मसरूफ हो चुकी थी। क्या कर रहा है मेरा बच्चा? शाम ने अपने काम निपटा कर उसे फोन किया था। सोनू के साथ नहीं हूँ, अंदर हूँ मैं। वो बाहर सोफे पर बैठा टीवी देख रहा है। रूह ने जवाब दिया, जबकि आवाज बहुत ही कम थी। शायद वो अभी तक सुबह वाले रवैया से डरी हुई थी। कुत्ता टीवी देख रहा है, वो भी सोफे पर बैठ के। हमारे घर का कुत्ता भी नवाब है। शाम ने आ बढ़कर कहा। यकीन वो उससे नाराज थी। सुबह जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसका नाराज होना बनता था। जान खुद भी नहीं चाहता था कि बेएहतियाती में वो क्या करके आया है। अच्छा, आज खाना मत बनाना, हम बाहर डिनर करेंगे। जाम ने उसका मूड ठीक करने के लिए कहा। ठीक है। तू थोड़ी सी आवाज में मनमनाई। वो जब भी उसे अपने करीब करने के बारे में सोचता था, अपने साथ रखने के बारे में सोचता था ना, तो ना जाने क्यों रूह से डर जाती थी। वो तो बस उसे अपनी मोहब्बत दिखा रहा था। वो तो बस उसे ये बताना चाहता था कि वो उसके लिए कितनी अहमियत रखती है। उसे तो खुद भी पता नहीं चला कि कब उस पर इतनी साथी काट गया। अच्छा, रेड ड्रेस पहनना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। डिनर के बाद हम लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। ठीक है। इस बार आवाज थोड़ी सी ज्यादा थी। नाराज हो मुझसे? इस बार जान की आवाज भी कम, काफी कम थी। नहीं, आप नाराज हैं? रूह ने सवाल किया। ऐसा कभी मुमकिन है? वो उल्टा उससे पूछने लगा। अगर जिस्म से रूह निकल जाए ना रूह, तो जिस्म बेजान हो जाता है। और अगर मैं तुमसे रूठ गया ना, तो मैं बेजान हो जाऊंगा। और अगर मैं जानता हूँ तुम मुझे कभी भी जान से नहीं जाने दोगी। तैयार है ना? वो कहकर फोन बंद करने लगा, जब रूह फिर से बोली, क्या शोनो भी हमारे साथ जाएगा? ये रोमांटिक डेट है मेरी जान। हम शोनू को अगली बार साथ लेकर चलेंगे। उससे पहले कि रूह कुछ और कहती, जाम फोन बंद कर चुका था। अब मेरे रोमांस में भी टांग उड़ाएगा ये कुत्ता। जाम ने जलकर सोचा, कल विक्रम दादा ने आना है। उसके बाद वो जानता था कि वो कितना मसरूफ रहेगा। वो भी फोन लगाकर बाहर आई थी जब दरवाजा बजा। प्रोसन की आंटी होगी। रू सोचते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजा खुलकर देखा लैला और मुसमा खड़ी थी। शाम के डांटे के बावजूद भी पूछकर दरवाजा खुलने की आदत से अभी तक ना पड़ी थी। हम शॉपिंग पर जा रहे थे, सोचा तुम्हें भी अपने साथ लेकर चले। बोर हो जाती होगी ना सारा दिन यहाँ पर रहते रहते। चलो हम एंजॉय करेंगे, मुसुमा ने से मुस्कुराकर कहा। जबकि लैला ने उसे देखने की भी जहमत ना की थी। मेरे पास तो जरूरत की हर चीज मौजूद है, मैं क्या शॉपिंग करूंगी? हाँ, सोनू के लिए कुछ खाने पीने की चीजें लेनी थी। उसने मेरे पीछे कुत्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो बड़ी मासूमियत से सोफे पर लेटा टीवी पर नजर जमाए देख रहा था। ये कुत्ता किसका है? डेवल को तो कुत्तों से नफरत है। तुम्हें अंदाजा भी है? अगर उसने इस कुत्ते को यहाँ पर देख लिया तो उसका तुम्हारा क्या हाल करेगा? लाला ने कुत्ते की तरफ देखते हुए डराना चाहा। क्या हाल करेंगे? उन्होंने ही तो लेकर दिया है। टू ने उसके साथ पर धमाका किया। क्या मतलब है तुम्हारा? ये कुत्ता डेवल लेकर आया है? ये हो ही नहीं सकता। उसे कुत्तों से नफरत है। वो कभी जिंदगी में ऐसे जानवरों को अपने घर पर नहीं घुसने देगा। लैला अभी भी शौक में थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कुत्ता उन्होंने खुद मुझे खरीद कर दिया है, वो भी आइसलैंड से। उसे लैला की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए तफसील बताने लगी। लेकिन तफसील सुनने का बिल्कुल टाइम ना था, क्योंकि मुसुमा को कब से शाम के मैसेज आ रहे थे कि वो शॉपिंग मॉल पहुंच चुका है। बस ये सारी बातें हम बाद में कर लेंगे। तुम डॉगी को लेकर चलो, बाहर चलते हैं, मुसुमा ने जल्दी से कहा। लेकिन मैंने याम से नहीं पूछा। हम सबको रास्ते में बता देंगे, बस तुम जल्दी चलो। अगर ये दोनों श्याम के साथ काम करने वाली जगह पर ना होती तो वो कभी इनके साथ ना जाती। देखिए, ये श्याम के साथ काम करती हैं,
तो यकीन न उसे बताकर यहाँ आई होंगी उसे लेने। ये सोचते हुए उसने अबाया पहना, शाम के दिए हुए पैसे उठाए और सोनू की रस्सी पकड़कर चल दी। आज मैं जल्दी जाऊंगा घर वापस। तुम ऐसा काम करो, काम की डिटेल मुझे बताओ। मैं रूह को बाहर लेकर जाना चाहता हूँ। श्याम ने हिस्से के हाथ से फाइल लेते हुए कहा, ठीक है, तुम चले जाना। ये जस्टिस अहमद तमूर के बेटे की फाइल है। मैंने सब कुछ देख लिया है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये जस्टिस अहमद तमूर के बेटे ने नहीं किया, बल्कि उसके किसी दोस्त ने किया जिसे वो बचाना चाहता है। जानता है कि वो जस्टिस का बेटा है, आसानी से निकल आएगा। उसे यकीन है कि उसका बाप उसे बचा लेगा। वो जिस बच्चे का कत्ल हुआ है ना, उसका क्या? यानी उसकी बात काटते हुए कहा, उसकी माँ और 4 बहनें थी। एक भाई है जो मेंटली डिस्टर्ब है। काफी गरीब लोग थे। जस्टिस ने उनकी मदद काफी की है। हिजा ने तफसील बताई। वैसे जस्टिस ने सब कुछ संभाल लिया है। मुझे नहीं लगता कि हमें इस केस में पढ़ना चाहिए। हिजा ने कहा, नहीं, जिस लड़के ने इस बच्चे को मारा है उसकी अपनी उम्र 16 साल थी। 16 साल की उम्र में ये बच्चा कातिल बन चुका है। उसके अंदर से कत्ल करने का खौफ खत्म हो चुका है। उसने 13 साल के एक लड़के को बेदर्दी से मार डाला। अगर वो एक बार कत्ल कर सकता है तो दूसरी बार कत्ल करने में भी वो बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं। उसे उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। जस्टिस का बेटा उसे अपने सर ले रहा है। वो अपनी तरफ से अपने दोस्त की मदद कर रहा है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। तुम ये सारी मालूमात इंस्पेक्टर शाम तक पहुंचा दो। शाम ने कहा, लेकिन डेवल, ये सब कुछ हमने जस्टिस अहमद को अपने हाथों में लेने के लिए किया है। इस तरह से जस्टिस अहमद कभी हमारा काम नहीं करेगा। हिजर ने परेशान से कहा, हम किसी की फैमिली को यूज नहीं करेंगे हिजर। तुम ये सब कुछ इंस्पेक्टर शाम तक पहुंचा दो। आगे वो खुद संभालेगा, वो अपना काम समझता है। हिजर हामी गर्दन हिलाकर वहां से चला गया। वो इस वक्त दुबई के बहुत ही बड़े शॉपिंग मॉल में जा रहे थे जब लैला ने सोनू को वहां के एक बंदे को पकड़ाने के लिए कहा, तुम इस कुत्ते को उनके हवाले कर दो, हम जब वापस आएंगे तो ले लेंगे। मॉल के अंदर कुत्ते लेकर जाने की इजाजत नहीं है। लैला ने कहने के साथ ही उसके हाथ से रस्सी थामी उस आदमी को पकड़ाई, क्योंकि वो अभी तक इस सदमे में थी कि जाम ने ये कुत्ता खुद अपने घर में रखा है। इसलिए उसने बहुत ही एहतियात से कुत्ते की रस्सी इस आदमी को दी थी। चलो आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ फैशन क्या है। तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि मर्दों को कौन सी चीजें मुतवज्जो करती हैं। लैला एक अंदाज से चलती हुई आगे बढ़ी। मुझे क्या जरूरत है किसी मर्द को भी तरफ मुतवज्जो करने की? मुझे बस मेरे शोर से मतलब है और किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और माशाल्लाह वो पहले ही मेरी तरफ मुतवज्जो है। रू ने शर्माते हुए लैला को आग लगाई थी। ये तो ठीक है, मगर तुम लड़की हो तो तुम्हें फैशन को थोड़ा फॉलो करना चाहिए, ठीक है? ड्राइवर तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने देता, किसी से मिलने नहीं देता, अपने अलावा किसी से बात नहीं करने देता, लेकिन तुम्हें फिर भी फैशन को फॉलो करना चाहिए। लैला ने अपनी तरफ से इस पर तर्ज किया था। वो मुझे लेकर ना कुछ ज्यादा ही टची हो गए हैं। इनको अच्छा नहीं लगता कि मैं उनके अलावा किसी और से प्यार करूं। अब ये सोनू है ना, उसे लेकर मुझे डांटने लगते हैं, कहते हैं जब से ये आया है मुझे उनकी परवाह ही नहीं रही। वो अब भी शर्मा रही थी। वो बिरयानी में अल्लाह को आग लगा गई थी। हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें कुछ खरीद कर देती हूँ, वो थोड़ा सा फैशनेबल होगा। और फिर लैला से मेकअप, ज्वेलरी और पता नहीं क्या क्या खरीद कर देने लगी। जिस पर जब रू ने पैसों का नाम लिया तो लैला ने कहा कि उसके शोर से ले लेगी। सैम कब से इन पर नजर रखे हुए था कि वो कब से लैला को अकेला करने की इशारा कर रहा था। जिस समय तुम्हें मुस्तफा ने लैला को अपने साथ आने का कहा, लैला वो ड्रेस देखो, मुझ पर सूट करेगा कि नहीं? तुम बेहतर समझती हो ना। अब मुझे क्या पता कि मुझ पर क्या सूट करेगा और क्या नहीं। प्लीज मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। लैला जो कब से रूह को साथ लिए हुए चले जा रही थी, इस तरफ होकर मुसमा की बात सुनने लगी। रूह, तुम वहां जाकर ज्वेलरी देखो, तब तक मैं मुसमा की थोड़ी सी हेल्प कर दूं। उसने रूह को सामने वाली दुकान की तरफ जाने का इशारा किया और खुद मुसमा के लिए कपड़ों की दुकान की तरफ आई। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ध्रुव अपने पीछे शाम की आवाज सुनकर फौरन पलटी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कहीं आप मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? रास्ता छोड़े मेरा। वो जाने लगी तो शाम उसके रास्ते में हायल हो गया। देखिए भाभी, आप मेरे लिए बहुत ही इज्जत की हामिल है। मैं आपका बहुत ही एहतराम करता हूँ। यकीन कीजिए, मैं दिल से आपको भाभी मानता हूँ। मैं आपके घर आना चाहता था, लेकिन जाम ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं आपके घर जाने की कोशिश की तो वे मेरी मासूम सी बच्ची को भी नहीं छोड़ेगा। भाभी प्लीज मेरी बात पर यकीन करें। वो एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। आपको अंदाजा नहीं है कि वो किस तरह से आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। प्लीज खुदा के लिए मेरा यकीन करें। शायद आपने सुना नहीं, मैंने क्या कहा कि मेरा रास्ता छोड़ें। उन्होंने उसकी बात कहकर उसे अपने पीछे की तरफ दिखा दिया और आगे पीछे नजर दौड़ाकर लैला को देखने लगे। ठीक है, आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना, आप ना करें मेरा यकीन, लेकिन फिर भी आपको सच्चाई बताना मेरा फर्ज है। वो शख्स दुबई का डॉन है, इसलिए लोग उसे डेविल कहकर पुकारते हैं। मेरी बात सुने भाभी। तू उसकी बात पर कान धरे बगैर आगे बढ़ने लगी जब सामने उसका हाथ थाम लिया। मैं उसे बचाना चाहता हूँ। मैं उससे एक नॉर्मल जिंदगी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा बचपन का दोस्त एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारे। वो
एक बहुत ही खतरनाक शख्स है, या शायद परिंदा कहना ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो पूछे अपने शोर से, क्या उसने अपने बाबा का कत्ल नहीं किया? वो खुद आपको बताएगा कि किस तरह से अपने बाप को मारकर उसने माँ को इस केस में फंसाया था। मैं उससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं कहूंगा। मैं इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं कहूंगा। आपको मेरे पर यकीन करना नहीं करें, लेकिन खुदा के लिए अपने शोर से एक बार पूछ के लघु को इंसाफ जरूर दिलवाएं, जो आपके शोर के हाथों बेदर्दी से कत्ल हो चुकी है। रूह, चलो यहाँ से। न जाने लैला कब उसके पीछे आकर खड़ी हुई थी, उसका हाथ पकड़कर अपने साथ घसीटने लगी। रूह, तुम्हें इस आदमी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। वो ड्राइवर को फंसा रहा है और कुछ नहीं। चलो हम वापस चलते हैं। वो रास्ते में कुछ नहीं बोली, लेकिन लैला उसे यकीन दिलाती रही कि जाम को सिर्फ फंसाने की कोशिश की जा रही है। जबकि मासूमा परेशान सी बैठी हुई थी, उसे अंदाजा पर नहीं था कि शाम कुछ ऐसा करने वाला है। तू जब घर पहुंची तो दरवाजा पहले से खुला हुआ था, जबकि लैला का अभी वापस जाने का इरादा ना था। वो शाम को सारी सिचुएशन बताकर वापस जाना चाहती थी। दरवाजा खुला देखकर रूह परेशान हो गई, लेकिन अंदर आते ही जो थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था, उसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार ना थी। वो लड़खड़ा कर दरवाजे से जा लगी। किसके साथ गई थी तुम बाहर? समझ नहीं आता कि इस शहर में मेरे कितने दुश्मन है। पिछले 1.5 घंटे से हर एक फ्लैट का दरवाजा खटखटा कर पूछा मैंने, किस बिल्डिंग के कि मेरी बीवी कहाँ है? क्यों गई थी तुम बाहर? समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। वो दरवाजे के साथ डरी से हमें खड़े थे। वो जो बेएहतियाती में दूसरी बार उस पर हाथ उठा गया था, परेशानी से आगे बढ़ा। वो गुस्से में था, लेकिन उसका मकसद ऐसा करने का हरगिज ना था। हाँ, शायद उसे अभी तक पता नहीं था कि मोहब्बत करने वाले लोगों के साथ किस तरह से पेश आया जाता है। जबकि रूह के कान में सिर्फ शाम के अल्फाज गूंज रहे थे। आपका शोहर दुबई का डॉन है। आपका शोहर एक गुंडा है। मासूम लोगों का कातिल, एक दरिंदा, अपने ही बाप का कातिल, अपनी मां को फंसाने वाला। अल्फाज उसके जेहन में गूंज रहे थे, जबकि अगले ही लम्हे वो जमीन बोस हो चुकी थी। रूह उसके सामने दरवाजे तक लगी जमीन पर पड़ी थी। वो तेजी से आगे बढ़ा, उसका गाल थपथपाने लगा। रूह, क्या हुआ है तुम्हें? बोलो, क्या हुआ है तुम्हें? रूह, मेरी जान, क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है? उसे अब वो लैला की तरफ देखकर चिल्लाया था। मैंने कुछ नहीं किया डेविल, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं। लैला बुखला उसकी तरफ आई थी और जल्दी से रूह को देखने लगी। लैला, अगर मेरी रूह को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा और तुम्हारी सोच से ज्यादा खतरनाक मौत मिलेगी तुम्हें। ये बात याद रखना। डेविल, खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया। रूह बिल्कुल ठीक थी मेरे साथ। हमने तो रास्ते में कुछ खाया भी नहीं। उसे मुसम्मा की तरफ देखा, जो दरवाजे की तरफ खड़ी उन्हें देख रही थी। उसे जल्दी से हामी गर्दन हिलाई। रूह, प्लीज आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? सर, हमने रूह को कुछ भी नहीं किया। रूह बिल्कुल ठीक थी हमारे साथ। पर पता नहीं ये अचानक से क्या हो गया। मुसम्मा परेशानी से बोली थी। मुसम्मा, डॉक्टर को फोन करो। लैला ने टावल को रूह के लिए इतना टची देखा तो वो मुसम्मा को कहने लगे, खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हूँ, जल्दी करो फोन डॉक्टर को। वो चिल्लाई थी, मेरे पास डॉक्टर का नंबर कहाँ से आया? मुसम्मा परेशान से बोली, ओ गॉड, ये पकड़ो मेरा फोन और जल्दी से कॉल करो डॉक्टर को। उसे फोन पकड़ाते एक बार फिर से रूह की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। डेविल से उठाओ यहाँ से, रूम में लेकर चलो, मैं पानी लाती हूँ। पता नहीं मेरी रूह को क्या हो गया है। यहाँ बहके बहके अंदाज में बोला था। डेविल, उसे कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। उसे उठाओ यहाँ से, तुम रूम में लेकर जाओ, डॉक्टर आ रहा है। उसे जल्दी से मुसम्मा के हाथ से अपना फोन छीना और खुद नंबर मिलाने लगी। उसे रूम में लेकर जाओ, कुछ नहीं होगा उसे, ट्रस्ट मी। लैला फूफा डॉक्टर से बात करते हुए किचन की तरफ भागी थी, जबकि शाम रूह को उठाए बेडरूम में आया था। जबकि मुसम्मा वहीं पर खड़ी सोच रही थी कि जो कुछ भी हुआ है उसमें रूह की तो कोई गलती नहीं है। शाम कैसे एक मासूम इंसान के साथ ऐसा कर सकता है? बस मुझे इतना बताओ कि तुमने रूह को क्या कहा है? वो यहाँ पर बेहोश पड़ी है और डबल बुखलाया हुआ था। अगर उन्हें पता चला कि ये सब कुछ तुमने किया है तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। और उन्हें पता चलने वाला, ये बात याद रखना। मैं तो उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, मगर लैला उन्हें सब कुछ बता देगी। फिर तुम अपने एग्जाम के लिए तैयार रहना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने रूह को क्या बताया है। देखो शाम, जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अगर रूह को कुछ भी होगा तो तुम नहीं बचोगे। तुम तो कहते हो कि डेवल साहब तुम्हारे बचपन के दोस्त रही हैं, फिर तुम उनको मुझसे बेहतर ही जानते होंगे। मुसुमा गुस्से से बोलती, क्या हुआ है उसे? मैंने तो उसे कुछ भी नहीं बताया। कहीं डेवल ने उसे भी, ऐसा नहीं हो सकता। डेवल साहब उसे मोहब्बत करते हैं, वो उसे तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन तुम्हारे साथ वो क्या करेंगी उसकी गारंटी मैं नहीं देती। उसकी बात काटते वो जल्दी से बोली और बात खत्म करके फोन काट चुके थे। वो जैसे ही पलटी, सामने हिजर खड़ा था। किससे बात कर रही थी तुम? हिजर ने पूछा। वो मैं दरअसल मैं अपनी अम्मी से बात कर रही थी। वो बामुश्किल मुस्कुराई थी। अम्मी से इस तरह से बात की जाती है? हिजर दोनों हाथ सीने पर बांधे उसकी तरफ सामने खड़ा था। हाँ, वो मैं शार्फ, आप दोनों यहाँ कब आए?
उसने बात बदलना चाही और साथ पीछे खड़े हुए शार को आवाज दी, जो बाहर गाड़ी रोककर अंदर की तरफ बढ़ रहा था। तुम यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो? चलो अंदर। लैला ने हमें कॉल की थी। ये रूप बेहोश है, क्या हुआ है उसे? वो उसे पूछने लगा। अपनी अम्मी से बात कर थी पाकिस्तान में। उसे हिजर को देते हुए कहा, पता नहीं उसे क्या हुआ है, चलो चाय का देते हैं। उसने शराब को चलने का इशारा किया तो वो आगे चल दिया। तुम्हें अम्मी से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है मासूमा, माँ से इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं की जाती। उसे जितलाते हुए बोला और मुस्कुराकर आगे चल दिया। जबकि उसकी बात सुनकर मासूमा अंदाजा लगा चुकी थी कि उसकी और सलाम की मुकम्मल बात सुन चुका है। डॉक्टर आया और रूह को चेक किया। उन्हें किसी बात की टेंशन ली है। कोई बात है जो उनके सर पर सवार हो चुकी है। ऐसा कहना बेहतर होगा कि उनका जहन इस बात को कबूल नहीं कर पा रहा और टेंशन लेने की वजह से ये बेहोश हुई हैं। आप कोशिश करें कि उन्हें हर किस्म की स्ट्रेस से दूर रखा जाए। ये जितनी टेंशन लेंगी उतनी ही बीमार होंगे। और जिस्मानी तौर पर ये बहुत ही कमजोर है। अब उनकी खुराक का हाथ से याद रखें। मैं आपको दवाई लेकर दे के जा रहा हूँ, पर एक बार उनको हॉस्पिटल में भी चेकअप करवा लीजिएगा। डॉक्टर से तफसील बताकर अपना बैग उठाने लगा। ये उनका क्राइम डॉक्टर था जो अक्सर उनका एक केस हल करता था। किस बात की टेंशन हो सकती है डू को? शराब डॉक्टर को लिए छोड़ने गया था। जब फिर से उससे पूछा, मुझे नहीं पता, मैं तो उसे सरप्राइज देने के लिए जल्दी घर वापस आया था। यहाँ देखा तो कोई था ही नहीं। वो लैला और मुसम्मा के साथ बाहर गई थी, वापस आई तो मुझे उलझी हुई नजर लग रही थी, लेकिन मैंने अपना गुस्सा उस पर निकाल दिया। लेकिन हिजर, ये थप्पड़ की वजह से नहीं हुआ। लैला और मुसम्मा कहाँ है? उसने पूछा। बाहर बैठी हैं। हिजर ने बाहर की तरफ इशारा किया, जबकि वो फौरन ही बाहर निकल आया था। मैं दूसरी दुकान में थी मुसम्मा के साथ। इंस्पेक्टर साम था वहां। मैंने नहीं जानती कि इंस्पेक्टर सर ने उसे क्या कहा, लेकिन रूह को देखकर मुझे ये अंदाजा हो गया है कि वो उससे तुम्हारे खिलाफ कोई बकवास कर रहा था। मैं एक लम्हा आया के बगैर उसे अपने साथ ले आई, यहाँ तक कि घर में भी उसे समझाती रही कि इंस्पेक्टर सैम सिर्फ तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम उसे अपने साथ लेकर ही क्यों गए थे? वो गुस्से से डरा। उसे बताने के लिए कि मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ, उस पर ये जाहिर करने के लिए कि वो इतनी खूबसूरत नहीं है कि तुम्हारे साथ जचे। मैं उसे ये बताना चाहती थी कि एक खूबसूरत मर्द के साथ एक खूबसूरत औरत अच्छी लगती है और खूबसूरती का मासूमियत से कोई लेना देना नहीं होता। मैं उसे बताना चाहती थी कि वो तुम्हारी लायक नहीं है। मैं उसे बताना चाहती थी कि चिट्टा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे किसके साथ रहना चाहिए और किसके साथ नहीं? लैला दूर जमीन पर गिरी थी। शाम तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन हिजर ने उसे थाम लिया। अगर मुझे तुम्हारा एहसास ना होता ना तो हिजर, मैं उसे जान से मार देता। उसकी तरफ देखा जा रहा था। डेविल, मेरी बात सुनो, ये सही वक्त नहीं है, हम बाद में देखेंगे इनको। उसे समझाने लगा। फिलहाल तुम ब्रो के बारे में सोचो। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ ही देर में से होश आ जाएगा और अगर होश में आने के बाद उसने तुम्हें इस तरह से देखा तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा। और हम तो ये भी नहीं जानते कि सामने से क्या बताया है। बब्बी सब्र से काम लो और तुम दोनों निकलो यहाँ से। वो मुसम्मा और लैला की तरफ देखकर बोला था, जाओ यहाँ से। वो फिर से बोला तो लैला वहां से निकलने लगी। उसे जाता देखकर मुसम्मा भी उसके पीछे आई। एक बात याद रखना, अगर रूह को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। लैला उसे जाता देखकर बोला था। उसे कुछ नहीं होगा डेवल, क्योंकि आज मैं ये बात समझ चुकी हूँ कि मैं चाहे मर कर भी वापस आऊं तभी तुम्हें हासिल नहीं कर पाऊंगी। इतने सालों में सिर्फ मैंने तुमसे मोहब्बत किया। मैंने कभी तुम्हें किसी से मोहब्बत करते नहीं देखा। आज मैंने तुम्हारी मोहब्बत देखी है। वो लड़की तुम्हें मुझसे इश्क करने पर मजबूर कर गई, तो फिर मुझे भी तो ये बात माननी पड़ेगी ना कि इस लड़की में कुछ तो ऐसा था जो मुझ में नहीं। तुमसे मोहब्बत करती हो, शायद उससे ज्यादा जो मोहब्बत तुमसे करती हूँ। और यकीन करो, अगर तुम्हारी मोहब्बत के लिए मुझे मरना भी पड़ा तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हारी रूह वो मुस्कुराई, मगर आंसू उसकी मुस्कुराहट का साथ नहीं दे रहे थे। तुम्हारी मोहब्बत को कुछ नहीं होगा। लैला अपने आंसू साफ करती वहां से बाहर निकल गई।